नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और सबसे पहली खबर दुमका से, जहां दुमका के जामा अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी विभास तिवारी को एसीबी की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया है। विभास जमीन से जुड़े एसडीओ कोर्ट के केस को लेकर शख्स से 8,000 रुपए घूस मांग रहे थे। इसकी शिकायत पीड़ित चेतन पूजहर ने एसीबी की टीम को कर दी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने जांच की और घूस लेते विभास को गिरफ्तार कर लिया। वहीं धनबाद के बलियापुर में पुलिस और खनन विभाग ने अवैध कोयला कारोबार को लेकर संयुक्त छापेमारी कर अवैध कोयला लोड, 2 बालू गिट्टी लोड, 4 हाईवा और अन्य हाईवों को जब्त किया है। पुलिस ने 5 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया है। सभी गाड़ियों को बलियापुर पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल तस्करी मामले की जांच की जा रही है। खनन इंस्पेक्टर के अनुसार भगवती ट्रेडर्स हार्डकोक भट्टा से अवैध कोयला सिंदरी मार्शलिंग रेलवे यार्ड ले जाया जा रहा था। इसी दौरान छापेमारी कर वाहनों को पकड़ा गया। ड्राइवर जो गिरफ्तार हुए हैं उनको भी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। उनको जेल भेजा जाएगा और इसमें जो भी संलिप्त अन्य भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग पहले भी यहाँ पे बलियापुर थाना में कई एफआईआर मेरे द्वारा दर्ज किया गया है। वहीं बोकारो की माराफारी पुलिस ने 20 पुड़िया हेरोइन के साथ पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है। बिलाल अंसारी और शबाना खातून घर से ही हेरोइन की सप्लाई करते थे। पुलिस को सूचना मिली कि डुमरो स्थित घर से दोनों आरोपियों को फिर गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान घर से 20 पुड़िया हेरोइन बरामद की गई। फिलहाल पुलिस दोनों के नेटवर्क के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि दोनों लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहे थे। बिलाल अंसारी और उसकी पत्नी शबाना खातून घर में थी, तो महिला कांस्टेबल, पुलिस उपाधीक्षक वगैरह जो भी है मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग ने छापेमारी किया। छापेमारी में करीब 20 पुड़िया हीरोइन मिला है। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब अगली खबर गिरिडीह से, जहां वैध शराब के खिलाफ धनवार पुलिस चट्टी गांव में छापेमारी कर रही है। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बनाने वाला कच्चा स्पिरिट, अवैध अंग्रेजी शराब, रैपर और केमिकल बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान अवैध शराब धंधे में शामिल कारोबारी मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वहाँ छापामारी किया गया। छापामारी में बड़े पैमाने पे स्प्रिट, अवैध शराब, स्टिकर, अवैध शराब बोतल का ढक्कन बरामद किया गया है। वहीं देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी एयरपोर्ट पर सख्त जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद रांची एयरपोर्ट पर जांच को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे बेंगलोर से पहुंची फ्लाइट की यात्रियों की जांच करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर मेडिकल टीम का कोई भी सदस्य तैनात नहीं था। यात्री बिना जांच और सर्टिफिकेट दिखाए ही बेधड़क एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। दरअसल नियमानुसार एयरपोर्ट पर बाहर से पहुंचने वाले यात्रियों को अपने 72 घंटे का आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट या फिर अपनी डबल डोज वैक्सीन की सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होता है। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट ना हो तो वैसी हालत में संबंधित यात्री की एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट की जाती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम नियमों की रांची एयरपोर्ट पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रांची एयरपोर्ट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सख्त निर्देश है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां जो जांच है उसकी सख्ती से की जाए। लेकिन रांची एयरपोर्ट पर इस समय सुबह के 8:10 हुए हैं। बेंगलोर से फ्लाइट पहुंची है, लेकिन जो भी यात्री यहां से बाहर निकल रहे हैं उनकी जांच करने वाला, उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसे देखने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं। कौन सा सर्टिफिकेट है? हमारे पास हमारा कार्ड है, वोटर कार्ड, वैक्सीनेशन है, आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है, सभी कुछ है, सब है। नहीं सर, एक्चुअली हम लोग को लेट हो रहा है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यात्री आए हैं, पहुंच रहे हैं, सीधे बाहर निकल रहे हैं। इनके पास जो सर्टिफिकेट है देखने वाला कोई नहीं है। बाकायदा यहाँ पर 2 मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है। आप देख सकते हैं कि 2 मजिस्ट्रेट यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज शो योर RT-PCR रिपोर्ट। यहाँ पर एक डाला हुआ है, कोई सुबह के वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। मेडिकल टीम भी यहाँ पर कोई नहीं है। टेबल पर आमतौर पर जिला प्रशासन की ओर से मेडिकल टीम की तैनाती यहाँ पर रहती है। कोई भी मेडिकल टीम नहीं है यहाँ पर। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है बिल्कुल है। तो किसी तरीके की जांच आपके यहाँ पर जो है कोरोना का जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है खतरे की घंटी बजा रहा है, कोई जांच यहाँ पर नहीं? यहाँ पर तो कोई टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। अंदर स्क्रीनिंग मौजूद थी, स्क्रीनिंग की गई है। ऐसा है ना कि हमारा टीम जो है वो सदर से आता है जी, ठीक है, और वहाँ पे जब सब स्टाफ आ जाते हैं तो लगभग 8 सवा 8 बजे वहाँ से बस चलती है, जो कि लगभग 8:30 बजे यहाँ आती है। फर्स्ट फ्लाइट हम लोगों का छूट जाता है। स्वास्थ्य टीम के यहाँ पर जो है जो सदस्य वो बता रहे हैं कि शिफ्ट की वजह से समस्या होती है। जो मेडिकल टीम है उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में परेशानी होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि बेंगलोर से जो अभी फ्लाइट आई है उसको वहां पर उनके सर्टिफिकेट यात्रियों की जांच करने वाला कोई नहीं है। आप समझ लीजिए राजधानी रांची कितनी सुरक्षित है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब अगली खबर गढ़वा से, जहां उत्पाद निरीक्षक और मेराल थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर कुंभी गांव में एक अवैध रूप से शराब भट्टी को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में अवैध शराब का धंधा हो रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। छापामारी की गई थी मेराल थाना के सहयोग से ही। उसमें 200 केजी जावा महुआ शराब और अन्य शराब बनाने के उपकरण जो है बरामद किया गया। सर आगे भी इस तरह की छापेमारी चलती रही क्या? हाँ, अवैध शराब के विरुद्ध जो है नियमित रूप से लगातार छापामारी की जाती रहती है विभाग के द्वारा। और गुमला जिले के बसिया में जंगली हाथी के झुंड पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस झुंड में कुल 28 हाथी हैं। हाथियों का झुंड सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिखा। झुंड में 4 हाथियों के बच्चे भी शामिल हैं। वन विभाग की टीम और स्थानीय ग्रामीणों आर्या और सुरकुडरा जंगल से मसाल और पटाखे जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। हाथियों की दहशत से ग्रामीण रात भर जग रहे हैं। गुमला जिले में जो 28 हाथियों का झुंड है अभी वर्तमान में, जिसमें 4 न्यूली बॉर्न हैं यानी नवजात हैं, वह पिछले 4 दिनों से बसिया और काउंडरा क्षेत्र में विचरण कर रहा है। ग्रामीण जितने भी उस क्षेत्र में हैं, हमने भरपूर कोशिश की है कि किसी को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। हाँ, कुछ क्रॉप डैमेज, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज के हमें वृत्तांत मिले हैं, लेकिन किसी तरह की इंजरी या कोई भी डेथ केसेस इस तरह का हमने प्रयास किया कि ना हो। वहीं रामगढ़ के चैनपुर रेलवे फाटक के कारण हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रेन को पार कराने के लिए रोज 25 से 30 मिनट तक गेट बंद रहता है, जिसके कारण रोज जाम की परिस्थिति बन जाती है। जाम से 50 गांव के लोग परेशान हैं। ऐसे में मरीजों को भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हो पाई। घंटों जाम लगी रहती है। यहाँ के बच्चों को आने जाने में, पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस पेशेंट को अस्पताल जाने में दिक्कत होती है। यहाँ कितने पेशेंट मर भी जाते हैं। और लगभग 50 गांवों का ये आना जाना का रास्ता है, मेन रोड है और परेशानी बहुत ज़्यादा। जितना भी यहाँ तो 3 साइडिंग है। और पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के तारापुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे खदानों और क्रसिंग यूनिट से निकलने वाली धूल मिट्टी से काफी ज्यादा परेशान हैं। स्कूल से कुछ ही दूरी पर सुराईडी मौजा में क्रेशर चलता है और क्रेशर से उड़ने वाली धूल स्कूल तक पहुंचती है। ऐसे में बच्चों में सांस लेने संबंधी कई तरह की दिक्कतें आ रही है। साथ ही क्रेशर मशीन से होने वाले कंपन से स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंच रहा है। कुल मिलाकर इससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। प्रदूषण फैल रहा है, हम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। छत हिलता
इसके कारण से हम लोग मतलब बीमारी फैल रही है, ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा डर जाता है। हमारे यहाँ पर ड्रेसेज होते हैं, जिसके कारण गाड़ी भी जाते हैं तो हम लोग को पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। ड्रेसर में कुछ ब्लास्ट होता है, हम लोग स्कूल में वाइब्रेशन, उसके कारण डिस्टर्ब होता है, बच्चा डर भी जाता है, छत को नुकसान होता है और पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। इस विषय में कहना है कि आपका क्रशर चलने के कारण, बरास्टिंग होने के कारण ये बिल्डिंग फट जाता है, दरार आ जाती है। वहीं लोहरदगा जिले में जल्द पर्यटन विभाग रिजॉर्ट बनाएगा। गुमला लोहरदगा रोड पर बक्सी डीपा जंगल के इलाके का पर्यटन निदेशालय के निदेशक ने निरीक्षण किया है। यहां पर उन्होंने रिजॉर्ट को लेकर कई पहलुओं का अवलोकन किया है। यहां बनने वाले रिजॉर्ट इसलिए खास होंगे क्योंकि ये नेतरहाट जाने के रास्ते में मुख्य सड़क पर होगा। जल्द रिजॉर्ट का डीपीआर तैयार होगा। प्रस्तावित रिजॉर्ट में पर्यटक के ठहरने की व्यवस्था, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल, कैंटीन, पार्क समेत अन्य कई तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। जो भी जिला प्रशासन को लगता है कि जिसके आलोक में हम लोग टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, वो सारी प्रस्ताव हम लोग उनसे मांग रहे हैं। और जहाँ तक ये चूँकि नेतरहाट के मार्ग में है, तो और भी जो भी ऐसे स्थल हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट करने से लोगों का आवागमन हो सकता है, उस तरफ प्रयास किया जाए। वहीं झारखंड के जामताड़ा जिले में उपायुक्त की पहल पर जामताड़ा के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बेकार पड़े भवन को सुंदरीकरण कर उसे बुजुर्ग क्लब का आकार दिया गया, जिसमें संबंधित प्रखंड क्षेत्र के सभी बुजुर्ग बैठकर आपस में दुख दर्द बांटेंगे। यहां मनोरंजन और खेलने कूदने के साधन के साथ ही पुस्तक की भी व्यवस्था की जा रही है। इससे बुजुर्गों को अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। जामताड़ा के फतेहपुर बाजार स्थित कन्या मध्य विद्यालय में पहला बुजुर्गों के लिए क्लब का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। हम लोग को लगता है कि यहाँ के बुजुर्गों के दिन अब फिरने वाले हैं और यहाँ जिस हिसाब से बना है और जिस हिसाब से गार्डन भी हम लोग सब बुजुर्गों से मिलकर लगाएंगे, इसको और भी चमन हम लोग को बनाना है। जामताड़ा जिला में 6 प्रखंड है, सभी में एल्डर्स क्लब बन रहा है, जो इस महीने के अंत तक सब जगह शुरू हो जाएगा। ये पहला एल्डर्स क्लब का उद्घाटन हुआ है फतेहपुर ब्लॉक में। इसमें यहाँ के लोकल सारे बुजुर्गों के लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था है, कैरम है, इंडोर गेम्स है। और अब बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। जो नई शिक्षा नीति साल 2020 में बनी थी, उसको झारखंड प्रदेश में ग्राउंड पर लागू करने को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा अधिकारी सहित पूरे प्रदेश के यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रिंसिपल शामिल हो रहे हैं। इस कार्यशाला का मकसद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे लागू करना है, उसको लेकर मंथन करना है और इसके लिए कई टीम का अलग अलग क्षेत्रों में गठन भी किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में फॉर्मुलेट हुआ है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, स्टेट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसी को लेके ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें यूजीसी, एनसीटी, एकेडमिशियंस हैं, वाइस चांसलर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कॉलेजेस के। और आज प्रथम दिवस में हम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस को निमंत्रित किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी है और उसके सामने, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय भी बोल रहे थे कि पहली से लेके ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, हर में इंटेंशन बहुत साफ होता है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है बैरियर्स हो जाते हैं, हिकअप्स होते हैं, बॉटलनेक्स होते हैं। वहीं देवघर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को टीका दे रही है। खेत और खलिहानों में किसानों को टीका दिया जा रहा है। देवघर के सिविल सर्जन सीके शाही ने बताया कि घर घर टीकाकरण अभियान काफी अच्छे से चल रहा है, जिसके तहत काफी लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अब तक 70% लोगों को पहला डोज और लगभग 50% लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन जो है एक उचित माध्यम है। ये कोविड का जो वेव आने की संभावना जो बार बार सुनते हैं आप लोग, तो इस वेव को रोकना है, नया म्यूटेंट वैरायटी को बार बार बनने से रोकना है। तो सभी लोग जो है, जो पात्र लाभार्थी हैं, 18 वर्ष से उम्र में से अधिक हैं,
सारे लोग को वैक्सीनेशन पहला और दूसरा डोज ले लेने से ये जो है वायरस उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेगा, नया वेरिएंट नहीं पैदा होगा। और अब खबर रामगढ़ के मांझू प्रखंड से, जहां किसान मछली, बत्तख और कड़कनाथ मुर्गी का पालन कर अपनी किस्मत संवार रहे हैं। डेगलाल महतो कोरोना काल में नौकरी छूट जाने पर अपने गांव वापस आ गए थे। इसके बाद उसने अपनी खाली पड़ी जमीन पर तालाब बनाकर मछली, बत्तख और कड़कनाथ मुर्गी का पालन शुरू किया। धंधा चल निकला और डेगलाल हर दिन 2000 रुपए के बत्तख का अंडा बेचकर कमा लेता है। डेगलाल स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर पूरे इलाके में उदाहरण पेश कर रहा है। गुजरात से जब मेरा नौकरी छूट गया लॉकडाउन में, उसके बाद घर आए, उसके बाद ये सब चालू किए। उसके बाद तालाब, जैसे खेत में धान नहीं होता था तो तालाब कुड़वा दिए और मछली पालन शुरू किए। आया विचार कि नहीं से बत्तख पालन भी करना चाहिए मेरा इथी में। तो फिर बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, हम सहारा वहारा देंगे, कीजिए, हम भी साथ देंगे। तो आदमी लोग भी साथ दिया और इसमें हम भी इन्वेस्ट। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक साथ कई मुद्दों पर फंसती नजर आ रही है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुद्दा हो या स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा, हेमंत सरकार का नजरिया साफ नहीं होने से आंदोलन की आवाज उठने लगी है। बिहार से अलग हुआ झारखंड अब युवा हो चुका है, लेकिन 21 साल के झारखंड में आज भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आंदोलन जारी है। सबसे पहले तो अलग राज्य के आंदोलन में शामिल होने वाले आंदोलनकारी को ही अब तक मान सम्मान और पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य में करीब 63,000 आंदोलनकारियों में से सिर्फ 3,000 लोगों को ही आंदोलनकारी का दर्जा मिल पाया है। दुर्भाग्य है, हम चिन्हित हो गए हैं, लेकिन हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन चिन्हित नहीं हुए हैं। देखिए, हम लोग को 2 भाग में बांट दिया है। हम जेल चल गए तो हमको चिन्हित कर लिया, और जो साथी हमारा कंधा से कंधा मिला के एक ही पार्टी का नहीं लड़ा है, इसलिए मेरा सरकार से मांग है। वहीं राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण नहीं होने से आदिवासी मूलवासी समाज हेमंत सोरेन सरकार से नाराज चल रही है। तो साथ ही ओबीसी आरक्षण की मांग भी तेजी से उठ रही है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 27% आरक्षण की बजाय आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग पर अड़ा है। बर्दाश्त जारी है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के हितों के लिए जो कानून बनना चाहिए थे, उनके कल्याण के लिए, विकास के लिए, उनकी पहचान के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसको न्याय देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, वो तो आज तक नहीं बन पा रहा है। वही पलायन, वही विस्थापित, वही अन्याय, वही अत्याचार, वही शोषण और बढ़ते जा रहा है। अभी ये शर्मनाक स्थिति है कि जिन्होंने त्याग किया है, कुर्बानी दिया है, उसको भी अपना पहचान और सम्मान मांगने के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर बन रहा है। आधर जो नियुक्तियां की जा रही है उससे काफ़ी ओबीसी समुदाय में मायूसी है। वो जब सारी नियुक्तियां हो जाएंगी तो फिर आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री लागू करके भी क्या कर लेंगे, ओबीसी को क्या मिलेगा। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज कर रहे हैं। इधर रोजगार का मुद्दा उठाकर सत्ता में आई हेमंत सरकार साल 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार से राज्य के युवा सवाल पूछ रहे हैं। आखिर हम लोगों को कब तक इस तरह बरगलाते रहिएगा? हम लोग कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे? 2016 में विज्ञापन आया, 2017 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 2018-19 में वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला आने के बाद बाकी बचे विद्यार्थियों का 25% 6 अनुशंसित विषयों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट निकलने ही वाला था। 29 दिसंबर को राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और बीते 2 साल में राज्य सरकार क्या कुछ कर पाई है ये उसे भली भांति पता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आने वाले समय में राज्य सरकार मुद्दों और अपने किए वादों को लेकर मुश्किल में फंस सकती है। अविनाश, न्यूज़ 18 रांची। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।